मैं नहीं मानता कि सरकार ने कोई बड़ा छक्का मारा है, ये मैं नहीं मानता। राहुल गांधी ने शायद वनडे की इनिंग खेलनी चाहिए या T20 की इनिंग खेलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैटिंग की वो 5 डेज मैच के लिए राष्ट्रवाद की इमेज को उन्होंने और बिल्ड करने की कोशिश करी है। अभी चल देखिए, प्रधानमंत्री का साफ है, वो अपनी पिच पे खेलते हैं। 5 साल पहले के राहुल गांधी देखे और अब के राहुल गांधी देखे तो उनके जो भाषण शैली में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। जो फ्लोटिंग वोटर है और नया वोटर है वो बीजेपी की तरफ आया है। और राजदीप इसमें बता सकते हैं कि 2004 की जो गलतियां बीजेपी से हुई थी वो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बराबर कोशिश की कि वो दोबारा से रिपीट ना हो। कई लोगों को लगता है गुजरात के बाद मुसलमान जो है एक तरफा बिल्कुल हो गया उत्तर भारत में। तो अब आज लग रहा है कि सरकार के पास फिर से एडवांटेज है। तो जो मौका था वो, जैसे राजदीप ने भी कहा, मुझे भी यही लगता है कि ये जो सुपर ओवर तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि अभी जो ये मैच है यही आपके हाथ से जाता रहा। कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सेल्फ गोल हो गया। नमस्ते, मैं अविचल दुबे, न्यूज तक की इस साप्ताहिक सभा में आपका स्वागत है। और इस बार हम एक मैच और राजनीति की मिलकर बात करेंगे। मैच इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा से पहले संसदीय दल की बैटिंग में कहा कि ये आखिरी बॉल पर छक्का मारने का अवसर है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज इस पर ही चर्चा होगी कि ये आखिरी बॉल पर छक्का मारा गया है, यॉर्कर थी, फुल टॉस थी, क्या थी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई जी, जो इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर हैं, और तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर जी मौजूद हैं। राजदीप सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आप क्रिकेट के खासा जानकार हैं और आपका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है, तो ये आखिरी बॉल पर किस तरह की स्थिति रही, या फिर आखिरी बॉल से पहले अमित भाई शाह ने मैच को अपने कब्जे में ले लिया था? पहले तो न्यूज तक के दर्शकों को मेरा शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। सवाल यह है कि कभी कभी एक क्रिकेट मैच होती है जो गली नुक्कड़ में होती है, उसमें क्या होता है, एक टीम बैटिंग करती है और जब बॉलिंग और फील्डिंग का समय आता है वो बैट बॉल लेकर चली जाती है। विपक्ष का कुछ ऐसा ही हुआ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो विपक्ष ने ही लाया था, बैटिंग उन्होंने शुरू की। आखिर में जब उनको पता चला कि पूरा फोकस सरकार पर है और सरकार ज्यादातर मणिपुर पर नहीं बोलना चाहती, अन्य मुद्दों पर बोलना चाहती है, विरोधी पक्ष विपक्ष को कटघरे में रखना चाहती है, तो वो ऑपोजिशन क्या करती है, वॉकआउट करती है। तो मुझे लगता है छक्का जो था, मैं नहीं मानता कि सरकार ने कोई बड़ा छक्का मारा है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, उससे एक इंप्रेशन तो जाएगा जनता में कि देखिए वही पार्टी या वही टीम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, जब आखिरी ओवर्स आ जाते हैं और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो वॉकआउट कर रहे हैं। उस पे मुझे लगा कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक सेल्फ गोल किया। ये नहीं कि सरकार ने कोई छक्का मारा या चौका भी मारा, कि कोई ऐसी बड़ी बात सरकार ने कही जिससे आप कह सकते हैं कि सरकार की पूरी तरह से जीत हुई। पर क्योंकि विपक्ष ने इस तरह से वॉकआउट कर दिया, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सेल्फ गोल हो गया। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटीज को लेकर एक तरीके से 2024 से पहले, यानी कि सीधे सीधे कहें तो 9 महीने पहले, ये किस तरह की तैयारी लगी? क्या परसेप्शन नैरेटिव सेट करने की तैयारी थी, इमेज बिल्डिंग की तैयारी थी, तैयारी कैसी थी दोनों की? नहीं, देखिए, अगर क्रिकेट के फॉर्मेट की बात करें तो राहुल गांधी ने शायद वनडे की इनिंग खेलनी चाहिए या T20 की इनिंग खेलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैटिंग की वो 5 डेज मैच के लिए उन्होंने 2 घंटा 13 मिनट लेके एक रिकॉर्ड बना दिया। तो उन्होंने एक टिक के लंबी पारी खेली, जितना भी उनको कहना था, जो भी बातें कहनी थी, उन्होंने सारी बातें कह दी। लेकिन इस मैच के पहले मैं आपको 2 महीने पहले ले जाता हूँ जी। देखिए, ये मैच की जो नींव पड़ी या जो आयोजन किया वो तो विपक्ष ने किया। उन्होंने ही ये मैच का न्योता दिया कि भाई आइए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि उनको पता था कि हम सरकार को नहीं गिरा सकते। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बिल्डिंग या माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस मैच का आयोजन किया था। अब इस मैच के पहले का माहौल देखिए और मैच के बाद का माहौल देखिए। बैंगलोर में उन्होंने एक नाम भी दे दिया, इंडिया, ठीक है। तो उससे लगा कि भाई इनका कोई एक जो गठबंधन है मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, वो एक आकार ले रहा है और कुछ हवा बनने वाली बात शुरू हो गई। इंडिया नाम पर बीजेपी अटैक करने लग गई। ऐसा लगने लग गया कि भाई जैसे विपक्ष कोई मैच नैरेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी हर चीज पे जवाब दे रही है। तो जो परसेप्शन का या जो माहौल इस अविश्वास प्रस्ताव के आने से पहले था
और एक दिन बाद अगर हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वापस परसेप्शन के खेल में बीजेपी, जो राजदीप ने शुरुआत में कहा कि भाई जो बात उनको कहनी थी विपक्ष पर ही हमला बोल दिया, विपक्ष पर ही गोल हो गया। तो अविश्वास प्रस्ताव आने के पहले ऐसा लग रहा था कि भले ही माहौल बनाने की कोशिश, मैंने कहा ना, जो सोशल मीडिया पर या अदरवाइज जो माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने कर ली थी, वो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद में। इसको झटका लगा है। लेकिन एक और भी चीज मैं जानना चाहूंगा सर, सीधे सीधे, कि अगर हम देखें तो क्या इससे यहां पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद की जो इमेज है उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से जो उनकी कोशिश रहती है कि राष्ट्रवाद की इमेज है उसको और मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर की चर्चा के साथ साथ उन्होंने चर्चा पूरे नॉर्थ ईस्ट की करना शुरू कर दिया और कमियां गिनाई जो है वो बीते 50 सालों में, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जब चली तब नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल रहा वो मैं आपको बताता हूं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की इमेज को उन्होंने और बिल्ड करने की कोशिश करी है। अभी चल देखिए, प्रधानमंत्री का साफ है, वो अपनी पिच पे खेलते हैं। वो जो पिच उनकी है उस पे राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है, उस मुद्दे से वो हटने नहीं वाले, वो उनका कंफर्ट जोन है। और दूसरा उनका कंफर्ट जोन है कि कांग्रेस पर लगातार आप आरोप करो कि आप जब सरकार में, शासन में थे इतने साल, तब आपने क्या किया। तो प्रधानमंत्री ने दो चीजें एक साथ करने की कोशिश की। एक कि हम असली राष्ट्रवादी हैं, हम असली कामदार हैं, हमारे लिए ये जो शासन में रहना जो है, एक तरह से हम उस पर प्रतिबद्ध है। हम 2023 के बाद भी, 2024 के बाद भी रहेंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का गौरव बनाएंगे। ये सब बातें वो जो उन्होंने कही, ये एक पार्ट उसका होता है। दूसरा पार्ट ये उनका था कि कहीं ना कहीं ये दिखाना कि जब आपका शासन था, आपने गलतियां क्या की। उन्होंने अकाल तख्त के बारे में कहा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसका रेफरेंस था। मिजोरम में 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब क्या हुआ। नेहरू तक चले गए कि नेहरू थे तब पूर्वोत्तर में क्या हो रहा था। और 84 के दंगों का भी जिक्र हुआ। अमित शाह जी ने तो जो 90 के दशक में जब मणिपुर में हिंसा हुई थी उसका जिक्र किया। तो बीजेपी की दो तरफा एक तरह से अग्रेशन है, दो तरफा हमला है। एक दिखाना कि हम राष्ट्रवादी है, हम जो है वाकई भारत माता के पुत्र हैं, हम कामदार हैं, हम देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर रहे हैं। वो एक हमारे लिए साधना है। ये शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया कि हमारे लिए शासन एक साधना है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर लगातार हमला, आपने देखा होगा कल के प्रधानमंत्री के जो स्पीच हुआ गुरुवार के दिन, उसमें ज्यादातर उनका ध्यान कांग्रेस पर था। उन्होंने बाकी जो रीजनल पार्टीज थे उन पर उतना हमला नहीं किया जितना लगातार कांग्रेस पर किया। क्योंकि मुझे लगता है इंडिया अलायंस, और मलिन जी ने सही कहा, इंडिया अलायंस के बनने के बाद एक बात तय है कि अगर विपक्ष को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को चुनौती देनी है 2024 में, तो कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, कांग्रेस को एक बार फिर रिवाइव करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जहां अपनी राष्ट्रभक्ति और या अपने राष्ट्रवाद की बात आगे रखना चाहते थे, वहीं वो कांग्रेस पर निशाना साधना चाहते हैं। और इसकी एक और वजह है, जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत माता का जिक्र किया और भारत माता को लेकर एक तरह से बीजेपी को कटघरे में रखने की कोशिश की, वहीं प्रधानमंत्री ने नहले पे दहला करके कोशिश की कि आप कौन होते हैं भारत माता की बात करने। क्या भारत माता 84 में जब अकाल तख्त पर हमला हुआ या 1966 में हमला हुआ, तो प्रधानमंत्री, ये कुछ उनके विरोधी कहेंगे वॉटअबाउटरी है कि आप अपनी जो जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी ठहरा रहे। शासन में तो आज बीजेपी है, मणिपुर में भी है और दिल्ली में भी है, और विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि डबल इंजन सरकार है आपकी, फिर भी आप मणिपुर में विफल रहे। तो उसको जवाब देने में ये राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, बीजेपी ने उसका फुल इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जो कांग्रेस को जिस तरह से हमला किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी जान गए हैं कि अगर उनको कोई चैलेंज हो सकता है 2024 में,
तो वो केवल कांग्रेस से हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रमुख राज्य है जहां बीजेपी का दबदबा है, वहां कांग्रेस भी एक तरह से उनकी प्रतिद्वंदी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ हद तक महाराष्ट्र। तो कांग्रेस कमजोर हो जाए तो बीजेपी आराम से चुनाव जीत लेगी। इसीलिए ज्यादातर उनका हमला गांधी परिवार और कांग्रेस पर था। हमने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का जिक्र किया, राहुल गांधी की सांसदी वापस हुई, इतना सब जो है ड्रामेटिक जो है हैपनिंग्स हुई हैं। माना ये जा रहा था कि काफी ज्यादा शार्प बात करेंगे, लेकिन उतना शार्प वो रहे नहीं। हालांकि वो अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरीके से असंसदीय शब्द इसको बोला जा रहा है, भारत माता को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो शार्प भाषण जिसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो 4-5 महीने बाद आए और जिस तरीके से लगा था कि कुछ बोलेंगे ऐसा जो लगातार चर्चा में बन जाएगा, ऐसा हुआ क्या? राहुल गांधी के भाषण को लेकर किस तरह का नैरेटिव या कहेंगे कि परसेप्शन या इमेज कहीं जाती? नहीं, मेरे ख्याल से आप ही ने परसों बताया था कि 183 दिन के बाद वो संसद में आए। बिल्कुल जी। तो लगभग ये मतलब 6 महीने बाद उनको मौका मिला। तो अगर जिस तरह से कांग्रेस ने, हमने और राजदीप ने उस दिन मुंबई तक पे बात की थी कि कांग्रेस ने जैसे माहौल बनाया था कि एक कमबैक स्पीच होगी, उसको बहुत हाइप किया गया था कि जननायक बोलेंगे ट्विटर पे, अदरवाइज सब जगह से एक माहौल बनाया गया कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ी बात कहने वाले, कोई बम फोड़ेंगे, इस तरह की बात की गई थी। लेकिन जब उन्होंने बोला तो वो भाषण उनका मणिपुर तक सीमित था। वो तो बात सही है क्योंकि मणिपुर पर ही उनकी फोकस थी। तो भारत जोड़ो की बात की उन्होंने, मणिपुर की बात की, और एक दो, जैसे उन्होंने कहा था मैं 1-2 शॉट अदानी पे मारूंगा। लेकिन अगर आप 6 महीने पहले का उन्होंने जो भाषण दिया था बजट सत्र के दौरान, वो मुझे लगता है वो फिर भी बेहतर भाषण था। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कवर की। क्योंकि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव भले ही मणिपुर के लिए लाया गया था, विपक्ष भी चाहता था कि वो अपनी तरफ से सरकार के खिलाफ उसको बोलने का मौका मिले, और ये 2024 के पहले एक बड़ा मंच सज गया था। सजाया भी कांग्रेस नहीं था, सजाया भी विपक्ष नहीं था। लेकिन राहुल गांधी की कहीं ना कहीं तैयारी नहीं थी, ऐसा लगा, या तैयारी थी भी तब भी वो उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाए। कई बार मुझे लगता है कि वो हिंदी में जिस तरह से बात करते तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में करने वाली बात हो जाती है कि भारत की आवाज़ है, जो हम आमतौर पे हिंदी में उस तरह की बातें नहीं कहते हैं। या मान लीजिए भारत माता की हत्या कर दी गई, अगर वो उनका भाव जो होता है और हिंदी में जिस तरह से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। ये मुझे लगता है कि इस भाषण के साथ हुआ। क्योंकि अगर आप 5 साल पहले के राहुल गांधी देखे और आपके राहुल गांधी देखे तो उनके जो भाषण शैली में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन वापस इस वाले में लगा कि कहीं ना कहीं वो वक्ता के तौर पे मोदी के सामने कहीं भी नहीं टिकते, जो कि वैसे भी बात सही थी, लेकिन जो उनका इंप्रूवमेंट था वो इस बीच में नहीं देखने मिला। जी राजवीर सर, मैं एक डेटा जिक्र में लाना चाहता हूं कि 2004 में जब सरकार चल रही थी, एनडीए सरकार चल रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी 38% जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी थी। ये CSGS लोकनीति का सर्वे रहा और उनकी पॉपुलैरिटी 38% थी। और अगर हम 2023 में CSGS लोकनीति का सर्वे देखें तो नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो 44% है, और राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो 3% बढ़कर 2019 के मुकाबले वो 27% पे आ गई है। साल 2004 में एनडीए की सरकार जब चल रही थी तो कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और 118 सीटें आई थी, और बीजेपी को 24% वोट मिले जिसमें 182 सीटें उनकी आई। वहीं अगर 2019 का जिक्र करें तो कांग्रेस को 19% वोट मिला करीब, और 52 सीटें आई सिर्फ, और बीजेपी को 37% वोट मिला और 303 सीटें आई। तो उन्होंने जिस तरह की बढ़ोतरी करी है, अब यहाँ से बराबर जो कही जा रही है, प्रधानमंत्री ने जो जिस तरीके से कहा कि आपकी 400 से सीटें जाकर 40 पर आ गई हैं, और उनका जो वोट प्रतिशत वो कह रहे हैं कि हम 50% तक लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा जो एक कह रहे हैं बार बार जिस बात की जिक्र हो रहा है कि जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो काफी लिमिटेड हो गया है, इसलिए उन्होंने एक इंडिया गठबंधन बना के इस कदर कोशिश करी है। जब वॉकआउट में हमने देखा कि सब लोग चले गए, यानी कि जो वोट प्रतिशत है उसको वो कहीं ना कहीं कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की दुविधा ये है कि मैं आपको आंकड़े देता हूं, आपने मुझे आंकड़े दिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जो हमेशा मैं लोगों के सामने रखता हूं। कांग्रेस को 2009 के आम चुनाव में करीब 11 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट आए, 11 कुछ। बीजेपी को उसी चुनाव में करीब 7.8 करोड़ वोट आए। तो बीजेपी को 7.8 करोड़, कांग्रेस को 11.5 या 6 करोड़। अब आप 2019 पर आइए, 10 साल बाद।
10 साल बाद बीजेपी का वोट 21-22 करोड़ तक पहुंच जाता है, यानी 300% इंक्रीज। 7 करोड़ से आप 21-22 करोड़ तक पहुंच जाते हैं और कांग्रेस का वोट वही रह जाता है, 11 करोड़ का वोट वही का वही रह जाता है। हालांकि टोटल वोटर जो है 70 करोड़ से 90 करोड़ आ जाते हैं। यानी इससे दो बातें साफ होती है। एक, कांग्रेस के वोटरों में इजाफा नहीं हुआ है, नए वोटर नहीं आए कांग्रेस में। कांग्रेस के वोटर या तो युवा वोटर भी नहीं आए, लेकिन जनरली ये देखा गया है नया वोटर या फ्लोटिंग वोटर, जो ना केवल हमेशा जो वोटर होता है, कोई एक बड़ी तादाद के वोटर होते हैं जो समय समय पर बदलते हैं, कभी कभी बीजेपी को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं। वो जो फ्लोटिंग वोटर है और नया वोटर है वो बीजेपी की तरफ आया है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आज अगर आप देखिए, कांग्रेस को जो 52 लगातार 2 चुनाव में आपके सीटें घटी है, और इसी वजह से कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि हम कहां जाए, तो जाए कहां। जब तक आप या तो क्षेत्रीय दलों के साथ आप समझौता कीजिए, और अब ये क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी की तरह है जो कहेंगे देखिए आप मुझसे बंगाल में समझौता करेंगे, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी आपको कितने सीटें देनी है। तो कांग्रेस के सामने ये इंडिया अलायंस में आज गए हैं, लेकिन जब तक उनके 52 सीट 130, 140, 150 तक नहीं पहुंचते, 140 पे उन्होंने 2004 में सरकार बनाई थी, 140 से कुछ ज्यादा थे, 145 पूछ सकते थे, तब उन्होंने सरकार बनाई थी। अब आप 50 को 145 कहां बनाएंगे? कौन से वो राज्य है? आज कांग्रेस के सामने चैलेंज यही है, कौन से वो राज्य है जहां आप अपने सीटों को डबल कर सकते हैं? आज की तारीख में बहुत कम ऐसे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं। हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद है कि थोड़े हमारी सीटें बढ़ सकती है। राजस्थान में अपना सूपड़ा साफ हुआ था लास्ट टाइम, आपको उम्मीद है इस बार कुछ 5-10 सीटें आ सकती है। मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन जो राष्ट्र चित्र है उसमें एक बार, और कर्नाटका में आपको उम्मीद है कि आपकी सीटें बढ़ सकती है। लेकिन जब तक आपके पास उत्तर भारत में, हिंदी हार्टलैंड में आप कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो एक समय आपका किला था, वहां भी आप नंबर 3-4 पोजीशन के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक तरह एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस इस गठबंधन का लीडर या विपक्ष का लीडर कांग्रेस है, राहुल गांधी उनके चेहरे हैं, लेकिन चेहरा होना एक बात है, आप वोट कैसे लाएंगे? कहां है वो नए वोटर, और कौन सा वो तबका है जो आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? कांग्रेस के सामने आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे नहीं लगता अभी तक कांग्रेस ने एक ठोस स्ट्रैटेजी बना पाई है नेशनल के लिए। आप राज्य में बना सकते हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश में बना सकते हैं, गहलोत जी राजस्थान में बना सकते हैं, सिद्धारमैया और शिव कुमार ने कर्नाटका में बनाई थी, लेकिन नेशनल लेवल में आम चुनाव में मोदी जी आपके सामने है, तो आप उनको कैसे टक्कर देंगे, इसकी स्ट्रेटेजी अभी तक कांग्रेस नहीं बना पाई है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से हमने इस पर लगातार जिक्र किया है, इस डाटा से कांग्रेस के लिए चैलेंज बाकायदा बरकरार है। लेकिन इंडिया में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है। इंडिया मतलब नई जो अलायंस है, नहीं, देखिए, वो इंडिया का अगर कुछ भी भला बुरा होना है वो तभी हो सकता है जब, जैसे राजदीप ने कहा कि भाई या तो कांग्रेस की 100 सीटें आ जाए, तभी आप कुछ कर सकते हो। और कांग्रेस की जब सीटें बढ़ेंगी तब बीजेपी की घटेंगी, क्योंकि जहां से बीजेपी को गेन होता है, जो हमने पिछली बार योगेंद्र जी से ही बात की थी कि लोग 200 में से करीब 175 सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली थी, जहां मुकाबला ज्यादा हुआ था। तो जब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी को आप हरा सकते हो। और वो अभी जैसे राजदीप ने कहा कि भाई कौन से राज्य जहां आपकी सीटें बढ़ेंगी, अगर आप मान लीजिए आप 52 पे है तो आपको 100 पे भी जाना है, तो वो कहां से आएंगी? बल्कि आपको केरल में डिफेंड करना है, पंजाब में आपको डिफेंड करना है। केरल में जो है आपके पास सारी सीटें 19 सीटें मेरे ख्याल से 20 में से, पंजाब में भी आपका प्रदर्शन पिछली बार बेहतर रहा। तो एक तो आपको अपनी सीटें बचानी है और गेन करना है, जो कि अभी भी जब तक आप उत्तर प्रदेश में जब तक गेम में नहीं आते, जैसे 80 सीटें आती है तब तक वो करना मुश्किल है। कांग्रेस की जो उम्मीद है वो ले देके ये कि महाराष्ट्र में हम कुछ कर लेंगे, थोड़ा बिहार में कर लेंगे, लेकिन वहां पर भी आरजेडी और जेडीयू मिलके करेंगे। मतलब
उस अलायंस में ही होगा, कांग्रेस उसमें सबसे छोटा पार्टनर होगा। महाराष्ट्र में भी मान लीजिए वो सबसे बड़ा पार्टनर तो नहीं होगा, वो नंबर 2 या 3 पे होगा अगर उद्धव ठाकरे की। तो ये जो सीटें बढ़ाना, जो आप लोग बार बार एक तुलना कर रहे हैं कि 2004 में भी ऐसी हुआ था और 2024 में भी ऐसी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि राजदीप इस पर बता सकते हैं कि 2004 की जो गलतियां बीजेपी से हुई थी, वो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बराबर कोशिश की कि वो दोबारा से रिपीट ना हो। उसका मैं एक उदाहरण ये देता हूँ, जैसे उस समय बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए थे और बीजेपी चूंकि राइट विंग पार्टी माना जाता था कि भाई उसको अर्थव्यवस्था को खुला करेगी, तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने गिरा दिए और डिसइन्वेस्टमेंट भी हो गया, मतलब वो उसके बाद में अच्छे परिणाम भी आए। लेकिन अरुण जेटली ने, मुझे अभी भी याद है, शायद 2016-17 में एक बार अमेरिका में ये कहा था कि भाई हम रिफॉर्म कर दें और चुनाव हार जाए, वो हमसे नहीं हो सकता है। तो बीजेपी, कल भले ही मोदी जी ने ये कहा कि भाई आप गारंटी में सिर्फ आप फ्रीबीज दे रहे हो, ये कर रहे हो, बीजेपी भी दे रही है लेकिन उसको दर्शाती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने को बड़ा क्लियर है, इसीलिए गरीब कल्याण या गरीबों तक अपनी योजनाएं पहुंचाना, वेलफेयर करना, ये काम बराबर कर रही है, ताकि वो 2004 वाली जो नौबत है कि इंडिया शाइनिंग के चमक दमक में लोग परेशान थे और उस वजह से इनके खिलाफ वोट हो गया, तो वो गलती ना हो। वो मुझे लगता है कि राजदीप इसमें बता सकते हैं कि बीजेपी हमेशा इस बात पर केयरफुल रही है कि 2004 वाली गलती हम दोबारा से ना करें। देखिए, 2004 का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप 2004 में देखिए, कांग्रेस की जीत, क्योंकि जीत तो आप नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी मिली, लेकिन उनकी सीटें कहां बढ़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है 2-3 राज्यों में बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ। एक था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तब एक साथ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य नहीं थे। अब आंध्र प्रदेश 2 राज्य में बढ़ गया। कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई है, जो आज का आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना में भी केसीआर उभर कर आए हैं नंबर 1 पार्टी लेकर। तो एक बड़ा राज्य जो आपका था, वहां आप पीछे हट गए हैं। दूसरा राज्य जो कांग्रेस का, जैसे मैंने पहले भी कहा, किला माना जाता था, वो था महाराष्ट्र। उस समय कांग्रेस ने एनसीपी के साथ टाई अप किया था और बीजेपी ने शिवसेना के साथ, लेकिन दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। कांग्रेस का एक अस्तित्व बचा रहा महाराष्ट्र में। तीसरा बड़ा राज्य जहां एक बड़ा चेंज हुआ, जो बहुत कम लोगों को लगा, वो था उत्तर प्रदेश। 2004 का चुनाव जो था, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक बिहार में भी कांग्रेस को सीटें मिली, या उनके जो सहयोगी थे उनको सीटें मिली। और ये वजह है कि कांग्रेस जो है 140 तक पहुंच पाई। आज आंध्र प्रदेश में आपको ऐसी स्थिति है जहां तेलंगाना में कुछ मिल सकता है, लेकिन आंध्र में मिलने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र में भी आपको एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ जाना पड़ रहा है ताकि आप एक तरह से उस महाविकास आघाड़ी में कुछ कर पाए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, कोई उम्मीद नहीं है आज कांग्रेस की, रिवाइवल की कोई उम्मीद नजर तो नहीं आती है। केवल 2 सीटें मुझे लगता है 2000 पिछले साल के जनरल के विधानसभा चुनाव में आपको मिले। सीटें आएंगी तो आएंगी कहां? एक छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 4 राज्य और कर्नाटक, ये 5 राज्य कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशल है। इन राज्यों में अगर कांग्रेस अपनी सीट डबल कर पाए या 52 से, और जैसे मिलिंद ने सही कहा कि केरल में भी आपको बचाना है, तो 2004 में जो हुआ, मैं समझता हूं बीजेपी ने तब गलतियां एक की थी कि तमिलनाडु में आपने गलत सहयोगी लिया, आप जयललिता के साथ गए करुणानिधि के बजाय। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी का तब अस्तित्व नहीं था, अब भी नहीं है, कांग्रेस को उसका फायदा हुआ। लेकिन कई लोगों को लगता है गुजरात के बाद मुसलमान जो है एक तरफा बिल्कुल हो गया उत्तर भारत में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो लोग पीछे रह गए उनमें भी थोड़ा बहुत गुस्सा था। ये जो लाभार्थी वर्ग जो मोदी जी ने तैयार किया है कि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के जो लाभार्थी हैं, उनको किस तरह से उनके साथ संपर्क लगातार बनाना, ये 2004 में नहीं था। जो 2004 में रिफॉर्म ऊपरी हुए, नीचे तक नहीं पहुंच पाए। अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देखते हैं, जनधन से लेके आप किसान सम्मान योजना लीजिए, उज्ज्वला योजना लीजिए, आयुष्मान भारत लीजिए, इसका जो एक तबका बना है, एक वोटर कंस्टिट्यूंसी बना है, यही वो वोटर है जिसने बीजेपी को 18-19% की पार्टी से 37% पहुंचाया है।
उसी तरह से वो वोटर कांग्रेस से निकल कर गया है और कांग्रेस का वोट जो 30% प्लस था आज 19% रह गया है। तो जब तक कांग्रेस का वो 19%, 25% एक बार फिर कम से कम 25% नहीं क्रॉस करता है और 52 सीटें 104 नहीं हो पाती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई नरेंद्र मोदी जी को रोक सकता है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जितनी भी हैपनिंग होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2022 में उन्होंने उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद लगातार अपने को सड़क पर रखा है, तो अभी यहां से 9 महीने भी खुद को सड़क पर रखना होगा। मतलब लगातार कुछ ना कुछ करते रहना होगा, नहीं तो उनके लिए और खराब स्थिति हो सकती है। क्या ऐसी ही मैसेजिंग है? क्योंकि कल से लेकर अब तक हम देखें तो अभी भी उनकी हैपनिंग जारी है। राहुल गांधी बड़े गुस्से में है। सुना गया है कि जिस तरह से अधीर चौधरी को सस्पेंड किया गया है उस पर वो बात करने वाले हैं। अब ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मकसद था आपका, सरकार को एक्सपोज करना, सरकार को कटघरे में रखकर जवाबदेही मांगना, मुझे ये पूछना है। और मिलिंद से आपने ये पूछा था कि राहुल गांधी ने ये जो पॉइंटेड सवाल अपने भाषण में क्यों नहीं किए, कि कहां पर एक एक पॉइंट लेकर आप सरकार को सवाल पूछ सकते थे। जो महुआ मोइत्रा ने 8 मिनट में कर पाई वो राहुल गांधी 37 मिनट में नहीं कर पाए। कि डायरेक्ट सवाल पूछे ना सरकार से मणिपुर पर। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है ताकि सरकार की कोई जवाबदेही हो मणिपुर पर, लेकिन ये उठता है कि आप फिर क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं एक ऐसा माहौल कर पाए, या क्यों नहीं उतनी प्रिपरेशन कर पाए। देखिए, जब आप बड़े एग्जाम में जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना, पॉइंट टू पॉइंट। वो पॉइंट टू पॉइंट मिसिंग था। अब आप पार्लियामेंट के बाहर जाकर कोई कुछ भी बात कहेंगे, लेकिन वो उसका उतना असर नहीं होता अगर वो वही बातें आप संसद में रखकर डायरेक्ट कन्फ्रंट कर पाते। 10 सवाल, आपको 10 सवाल पूछते थे। जैसे बंदूकें जो पुलिस स्टेशन में थी वो किसने चुराई, कैसे चुराई गई मणिपुर में, ये एक डायरेक्ट सवाल है जिसका जवाब अमित शाह को देना ही पड़ता। ऐसे 10 सवाल उदाहरण के साथ अगर आप देते तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक तरह से ज्यादा मिलता इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। और अब कांग्रेस को एक तरह से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा लेकर हम जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में जाएंगे और अगले साल के आम चुनाव में। सर, वैसे तो आपने जिक्र किया कि ये टेस्ट मैच खेला है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा अलग पोजीशन में लेकर आऊं और आखिरी आपसे कमेंट चाहूं कि क्या सुपर ओवर हो सकता है? नहीं, देखिए, सुपर ओवर का तो अभी चांस ही नहीं ना। सुपर ओवर तब होता है जब मैच टाई हो जाए या बराबर की पारी हो जाए। आगे के लिए 9 महीने बाद नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो भी नौबत तब बनती है जब आपने अभी जो मान लीजिए पहली पारी भी थी, अगर ये पहले 15 ओवर भी थे जी, तब भी आपने ये गवा दिए ना। आपने जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी कि जो जून और जुलाई में आपने माहौल बनाया था, जो इस संसद के सत्र के शुरू होने से पहले लग रहा था कि विपक्ष बहुत एग्रेसिव है, हाउस नहीं चलने दे रहा है और एक मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को डिफेंसिव पे ला दिया है। तो आज अगर आप 15 दिन बाद देखेंगे पलट के जब जी, तो अब आज लग रहा है कि सरकार के पास फिर से एडवांटेज है। तो जो मौका था वो, जैसे राजदीप ने भी कहा, मुझे भी यही लगता है कि ये जो सुपर ओवर तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि अभी जो ये मैच है यही आपके हाथ से जाता रहा। तो सुपर ओवर तो अभी मतलब जो फाइनल मैच है वो 9 महीने बाद है, 10 महीने बाद है, तो उसमें तो अभी टाइम है आपके पास। और अभी ये एक जो पारी आपकी जम रही थी आपकी, वो आपने जमने से पहले एक तरह से विकेट अपना थ्रो कर दिया। तो कांग्रेस बैकफुट पर है बॉस। और जब आप क्रिकेट, क्योंकि हमने क्रिकेट से शुरुआत की, जब आप T20 मैच में बैकफुट पर रहते हैं, आप कोई बड़े रिस्क नहीं लेते या आपके पास कोई ठोस स्ट्रेटेजी नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना। आपने शुरुआत अच्छी की इस साल, आपने कर्नाटक में 3 महीने पहले चुनाव जीता है और उसका आपने एक तरह से पूरा फायदा उठाकर, मणिपुर आपके लिए एक मौका था सरकार के डबल इंजन को एक्सपोज करने के लिए। वो डबल इंजन आप पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर पाए क्योंकि आपकी तैयारी कम रही।
नो कॉन्फिडेंस मोशन में, और तैयारी अब तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल आम चुनावों को लेकर नहीं, आम चुनावों से पहले भी उनको एक सेमीफाइनल में जाना है, जिसको बराबर कहा जाता है कि जब 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस बार वो तेलंगाना को भी कंसिडर कर रहे हैं, जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी आपको तेजी दिखानी पड़ेगी। देखते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी दमदारी खूब तरीके से दिखाई जा रही है और उनकी भी तेजी काफी बरकरार है। सर, आप जुड़े इस साप्ताहिक सभा में, आपका खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अविचल, थैंक यू वेरी मच।